अपना घर, दो शब्द, लेकिन इंडिया में इनकी कीमत सिर्फ 1 करोड़ या 2 करोड़ नहीं होती। कभी कभी इसका असली कॉस्ट आपकी फ्यूचर वेल्थ होती है। सैलरी बढ़ी, सेविंग्स बनी, बैंक ने लोन अप्रूव किया और हमने सोचा रेंट क्यों दूं, ईएमआई भरूंगा, घर तो मेरा होगा। लेकिन एक सेकेंड, क्या ईएमआई भरना एक्चुअली वेल्थ क्रिएट कर रहा है, या फिर हम एक ऐसी फाइनेंशियल डिसीजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसकी रियल कॉस्ट हमने कभी कैलकुलेट ही नहीं की? बिकॉज बाइंग अ हाउस इजंट जस्ट अबाउट बाइंग अ प्रॉपर्टी, इट्स अबाउट डिसाइडिंग वेयर योर मनी स्पेंड्स द नेक्स्ट 10, 20, 30 years. हाय, मैं हूं सुरजीत और वेलकम टू SBV माइंड फॉर्ज, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस और फाइनेंस से जुड़े कॉन्सेप्ट्स और साइकोलॉजी की। आज का टॉपिक है रेंट वर्सेस बाय। लेकिन हम सिंपली ये डिसाइड नहीं करेंगे कि रेंट बेटर है या बाय। हम एक डीपर क्वेश्चन समझेंगे। जब आप घर खरीदते हैं तो आप एक्चुअली पे किस चीज़ के लिए कर रहे होते हैं? क्योंकि रेंट को हम अक्सर कहते हैं पैसे वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन बाइंग में भी सिर्फ ईएमआई नहीं होती। डाउन पेमेंट, लोन इंटरेस्ट, मेंटेनेंस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स और सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो पैसा आप घर में लॉक कर देते हैं वो किसी और जगह ग्रो नहीं कर सकता। और इसीलिए रेंट वर्सेस बाय का कंपैरिजन सिर्फ रेंट वर्सेस ईएमआई नहीं है। ये कंपैरिजन है एक फाइनेंशियल फ्यूचर वर्सेस दूसरे फाइनेंशियल फ्यूचर का। लेकिन नंबर से पहले एक और चीज समझनी होगी। हम घर खरीदने के डिसीजन को इतना इमोशनल क्यों बना देते हैं? क्योंकि घर सिर्फ एक एसेट नहीं होता, वो सिक्योरिटी है, फैमिली है, स्टेटस है और एक फीलिंग है, अब ये घर मेरा है। लेकिन अगर हम इमोशन को साइड में रखकर सिर्फ नंबर्स देखें तो एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन सामने आता है। एक घर की एक्चुअल कॉस्ट कितनी होती है? क्योंकि प्रॉपर्टी ब्रोशर उसकी प्राइस दिखाता है, रियल कॉस्ट नहीं। प्रॉपर्टी का प्राइस देखना इजी है, लेकिन प्रॉपर्टी की एक्चुअल कॉस्ट देखना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए का घर खरीद रहे हैं। आप सोचते हैं 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट दूंगा, बाकी 80 लाख रुपए का लोन, सिंपल। लेकिन फाइनेंशियल रियलिटी यहाँ से शुरू होती है। आप 1 करोड़ रुपए का घर नहीं खरीद रहे, आप एक करोड़ रुपए के एसेट को फाइनेंस करने की पूरी कॉस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोन इंटरेस्ट, रजिस्ट्रेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स और वो कैपिटल जो आपने डाउन पेमेंट में लॉक कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है लोन इंटरेस्ट। आपकी ईएमआई का हर रुपए आपके घर की वैल्यू नहीं बढ़ा रहा। एक पोर्शन प्रिंसिपल को रीपे करता है और दूसरा इंटरेस्ट के रूप में लेंडर को जाता है। इसलिए सिर्फ ये देखना कि मेरी ईएमआई 70,000 रुपये है और रेंट 40,000 रुपये, फाइनेंशियल कंपैरिजन नहीं है। अब एक और हिडन कॉस्ट देखिए। अगर आप 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट नहीं करते तो वो 20 लाख रुपए कहाँ होता? वो इन्वेस्टेड हो सकता था, बिजनेस में लग सकता था, या सिंपली लिक्विड रह सकता था। इस लॉस्ट पोटेंशियल को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यही रेंट वर्सेस बाय डिबेट का सबसे इग्नोर्ड पार्ट है। घर खरीदने के बाद आप सिर्फ ईएमआई पे नहीं कर रहे, आप अपने कैपिटल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लॉक कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाइंग गलत है। अगर प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में अप्रिशिएट करती है, लोन इंटेलिजेंटली मैनेज होता है और आप सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम तक वहां रहते हैं, तो ओनरशिप फाइनेंशियली पावरफुल भी हो सकती है। इसलिए असली सवाल है घर कितने का है, नहीं, उस घर को ओन करने की टोटल फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी है। अब तक हमने देखा कि घर की कॉस्ट सिर्फ ईएमआई नहीं होती, लेकिन अब स्टोरी का दूसरा साइड देखते हैं। हम अक्सर कहते हैं रेंट देना मतलब पैसे वेस्ट करना, लेकिन क्या रेंट देने वाला हर पैसा वेस्ट कर रहा है? नॉट नेसेसरीली। मान लीजिए एक पर्सन 40,000 रुपये रेंट दे रहा है और दूसरा 70,000 रुपये ईएमआई। पहली नज़र में लगता है बायर स्मार्ट है, लेकिन अगर रेंटर का डाउन पेमेंट इन्वेस्टेड है और ईएमआई और रेंट के बीच का डिफरेंस भी इन्वेस्ट हो रहा है, तो पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो सकती है। आप जो पैसा एक जगह यूज करते हैं वो पैसा किसी दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते। अगर 20 लाख रुपए घर के डाउन पेमेंट में चले गए
तो वो 20 लाख रुपए किसी इन्वेस्टमेंट में कंपाउंड नहीं कर रहा। बायर के पास एसेट होता है, रेंटर के पास लिक्विडिटी और इन्वेस्टेड कैपिटल हो सकता है। दोनों वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उनका वेल्थ क्रिएशन मैकेनिज्म अलग है। इसी कैलकुलेशन को नंबर्स के साथ तोड़ते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का घर है, बायर 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट करता है और 80 लाख रुपए का लोन 8% पर 30 ईयर्स के लिए लेता है। EMI होगी लगभग 58,700 रुपये। 30 साल में लोन रिपेमेंट करीब 2.11 करोड़ रुपए होगी, 6 लाख रुपए। रजिस्ट्रेशन और 30 लाख रुपए मेंटेनेंस मिलाकर बायर का टोटल कैश आउटफ्लो रफली 2.67 करोड़ रुपए। अब रेंटर को देखिए, वो 40,000 रुपये मंथली रेंट देता है। EMI और रेंट का डिफरेंस यानी लगभग 18,700 रुपये वो हर मंथ इन्वेस्ट करता है। साथ ही जो 20 लाख रुपए बायर ने डाउन पेमेंट में लगाए, रेंटर उससे भी इन्वेस्ट करता है। अगर दोनों इन्वेस्टमेंट्स को इलस्ट्रेटिव 15% एनुअल रिटर्न मिले तो 30 साल बाद रेंटर का पोर्टफोलियो रफली 26 करोड़ रुपए हो सकता है। अब कंपैरिजन इंटरेस्टिंग हो गया। बायर के पास 30 साल बाद घर है, रेंटर के पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो अब असली सवाल है, 30 साल बाद उस 1 करोड़ रुपए के घर की वैल्यू कितनी होगी? यहीं से रेंट वर्सेस बाय का रियल कैलकुलेशन शुरू होता है। लेकिन यहाँ भी एक ट्रैप है। रेंटर तभी बेनिफिट कर सकता है जब वो एक्चुअली डिफरेंस इन्वेस्ट करे। अगर 30,000 रुपए की मंथली सेविंग शॉपिंग, ट्रैवल और लाइफस्टाइल में चली गई तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेनिफिट प्रैक्टिकली जीरो है। इसलिए रेंट वर्सेस बाय का आंसर सिर्फ प्रॉपर्टी मार्केट डिसाइड नहीं करता, आपका बिहेवियर भी डिसाइड करता है। और अब हम एक डीपर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगर बाइंग और रेंटिंग दोनों फाइनेंशियली सेंसिबल हो सकते हैं, तो लोग अपने डिसीजन को लेकर इतने इमोशनली सर्टन क्यों होते हैं? शायद इसका आंसर रियल एस्टेट में नहीं, हमारी साइकोलॉजी में। अब तक हमने मनी का साइड देखा, लेकिन रेंट वर्सेस बाय का एक और हिडन लेयर है, साइकोलॉजी। सोचिए, एक पर्सन ने अपने घर के लिए 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया। अब उसके लिए ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, ये बन गया मेरा घर। और यहीं से इमोशनल अटैचमेंट शुरू होती है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सपेक्टेड स्पीड से ना बढ़े तो भी वो अपने डिसीजन को जस्टिफाई करता रहेगा, क्योंकि हम नेचुरली अपने पास्ट डिसीजंस को डिफेंड करना चाहते हैं। इसे एक साइकोलॉजिकल बायस डेवलप हो सकता है, कंफर्मेशन बायस। हम उन्हीं इंफॉर्मेशन को ज़्यादा नोटिस करते हैं जो हमारे डिसीजन को सही प्रूव करें। प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रही हैं, सी मैंने सही डिसीजन लिया। प्राइसेस स्टैग्नेंट है, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इमोशन हमें नंबर्स देखने से रोक देता है। फैमिली प्रेशर भी इसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। अपना घर होना चाहिए, रेंट में क्या रखा है, प्रॉपर्टी तो हमेशा बढ़ती है। ये स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं है, ये बिलीव्स हैं। और बिलीव्स पावरफुल होते हैं क्योंकि हम उनके बेसिस पर करोड़्स के डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन का टेस्ट ये नहीं है कि आप उस डिसीजन को कितना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। टेस्ट ये है, अगर आज आपके पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या आप करंट प्राइस पर उसे दोबारा खरीदते? अगर आंसर नो है तो शायद आप इन्वेस्टमेंट को नहीं, अपने पास्ट डिसीजन को डिफेंड कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि रेंट वर्सेस बाय को समझने के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी प्राइसेस नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझना ज़रूरी है। अब तक एक बात क्लियर है, रेंट या बाय का कोई यूनिवर्सल विनर नहीं है। आपके लिए स्मार्ट डिसीजन किसी और के लिए गलत हो सकता है। सबसे पहले देखिए प्राइस टू रेंट रेशियो। अगर प्रॉपर्टी बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन रेंट कंपैरेटिवली लो है तो बाइंग का इक्वेशन वीक हो सकता है। दूसरा फैक्टर है होल्डिंग पीरियड। अगर आप कुछ सालों में सिटी या जॉब चेंज कर सकते हैं तो बाइंग के ट्रांजैक्शन कॉस्ट और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन अगर आप 15 से 20 साल तक वही रहने वाले हैं तो ओनरशिप का इक्वेशन स्ट्रॉन्गर हो सकता है। तीसरा फैक्टर है लिक्विडिटी। घर वैल्यूएबल एसेट हो सकता है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसका छोटा हिस्सा बेचना ईजी नहीं होता। रेंटर के पास कंपैरेटिवली ज़्यादा लिक्विड कैपिटल हो सकता है, लेकिन रेंटिंग तभी फाइनेंशियली पावरफुल है जब आप डिफरेंस एक्चुअली इन्वेस्ट करें। और बाइंग, अगर प्रॉपर्टी रीजनेबली प्राइस्ड हो, लोन मैनेजेबल हो और आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकें तो ओनरशिप पावरफुल हो सकती है।
इसलिए डिसीजन सिर्फ एक नंबर से नहीं होता। प्राइस, रेंट, लोन कॉस्ट, होल्डिंग पीरियड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सबको एक साथ देखना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, घर का डिसीजन सिर्फ स्प्रेडशीट का डिसीजन नहीं है। अगर अपना घर आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देता है तो उसकी वैल्यू भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि सोसाइटी कहती है रेंट में पैसा वेस्ट होता है, तो शायद एक बार फिर कैलकुलेशन करनी चाहिए। क्योंकि वेल्थ का मतलब सिर्फ एसेट ओन करना नहीं, वेल्थ का मतलब है चॉइस। और इसी से एक फाइनल सवाल निकलता है, शायद हम घर नहीं खरीद रहे, शायद हम कुछ और खरीद रहे हैं। तो आखिर में रेंट या बाय, शायद इसका आंसर एक सिंपल यस या नो नहीं है। घर खरीदते वक्त आप सिर्फ वॉल्स और स्क्वायर फीट नहीं खरीद रहे, आप सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, स्टेबिलिटी खरीद रहे हैं, एक फीलिंग खरीद रहे हैं, ये मेरा घर है। और रेंट करते वक्त आप सिर्फ टेम्पररी एड्रेस नहीं ले रहे, आप फ्लेक्सिबिलिटी खरीद रहे हैं, लिक्विडिटी और मूव करने की फ्रीडम। इसलिए प्रॉब्लम तब नहीं होती जब कोई रेंट चूज करता है, और प्रॉब्लम तब भी नहीं होती जब कोई बाय करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम डिसीजन अपने नंबर से नहीं, दूसरों के एक्सपेक्टेशन से लेते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं और बाइंग आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ फिट बैठती है, तो घर खरीदना एक पावरफुल डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर रेंटिंग आपको इन्वेस्ट करने, ग्रो करने और अपनी फ्रीडम मेंटेन करने का बेटर अपॉर्चुनिटी देती है, तो रेंट करना भी फेलियर नहीं है। क्योंकि वेल्थ का मतलब सबसे महंगा घर ओन करना नहीं, वेल्थ का मतलब है अपने पैसों पर चॉइस होना। और शायद रेंट वर्सेस बाय की सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है, घर आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी डिसाइड नहीं करता, आपका डिसीजन मेकिंग करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे रेंट में पैसा वेस्ट होता है, शायद आप एक सवाल पूछ सकते हैं, वेस्ट कंपेयर टू व्हाट? क्योंकि स्मार्ट मनी सिर्फ ये नहीं पूछता मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूं, वो पूछता है मेरे पैसों का बेस्ट यूज क्या है। एंड मे बी दैट्स द रियल डिफरेंस बिटवीन ओनिंग अ हाउस एंड बिल्डिंग वेल्थ। तो चलिए इसी थॉट के साथ आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।